हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें आज हम बायो सेवर्ट का नियम समझेंगे। एक छोटा सा लेक्चर है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम एमपी से हैं पढ़ सकते हैं, सीजी से हैं पढ़ सकते हैं कि नहीं, यूपी से हैं, बिहार से हैं। देखो बच्चों, ये बायो सेवर्ट का नियम है ना, सबके लिए सेम है। ऐसा नहीं कि सीजी का बुक अलग है, एमपी का बुक अलग है। थोड़ा सा लिखने का, पढ़ाने का तरीका अलग रहता है, बस हर टीचर वही चीज पढ़ाता है। तो कहीं से भी आप बिल्कुल बराबर लिख सकते हैं, आपके नंबर नहीं कटेंगे। चलिए, सबसे पहले आप सबको पता होना चाहिए भाई साहब कि लेक्चर नंबर 1 में आपको कराया था कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। इसको 1820 में ऑरस्टेड साहब ने बताया था। मतलब किसी भी गतिमान आवेश से, है ना, चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होना या किसी भी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने से चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना, इसकी प्रवृत्ति को किसने व्याख्या की बच्चों? तो ऑरस्टेड ने बताई थी। इसके बाद आपने एम्पियर के तैरने का नियम देखा कि चुंबकीय सुई के विक्षेप की दिशा किधर होगी, है ना बच्चों। स्क्रू के नियम, मैक्सवेल का स्क्रू का जो नियम था बच्चों, उसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी। जैसे मान लीजिए चालक तार है बच्चों, धारा ऊपर की ओर है तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ऐसी होगी। ठीक है, ये चीज आपने पढ़ा। दाएं हाथ की हथेली का नियम आपने पढ़ा, दाएं हाथ का नियम पढ़ा बच्चों। तो ये पहले लेक्चर में हमने बताया था। कुल मिलाकर के अभी इतना समझो कि कोई भी आपके पास चालक तार है बच्चों, यदि मान लीजिए इसमें धारा ऊपर की ओर बह रही तो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन ऐसा होता है। तो ये आपने पढ़ लिया था। ये जो हमारे बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा कि हम मान लीजिए किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना चाहते हैं, इसकी व्याख्या हम कर देते हैं। देखो, ऑरस्टेड साहब ने इतना बताया कि भाई किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करो, ये चालक तार है, विद्युत धारा प्रवाहित करो, इसकी चारों तरफ से, मतलब इस चालक तार की चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय सुई के विक्षेप की दिशा को एम्पियर ने बताया, एम्पियर का परिपथी नियम बच्चों। इसके बाद स्क्रू का जो पेंच नियम है, कुल मिलाकर मैक्सवेल का जो पेंच नियम है, उसके आधार पर किसी चालक तार में यदि विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता दिया, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को बता दिया, है ना। यही चीज आपका बच्चों किसी बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, उस बिंदु पर इस आधार पर दाएं हाथ की हथेली का नियम हो जाता बच्चों, या दाएं हाथ का नियम भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता दिया गया। अब बायो सेवर्ट ने भैया कहा कि ये सब कुछ आप बता दिए, अब हम उस बिंदु पर कैसे तीव्रता निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे, या चुंबकीय क्षेत्र कैसे गणना करेंगे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है, उस बिंदु को समझाने के लिए बच्चों ये बायो सेवर्ट साहब ने अपना नियम प्रस्तुत किए। यदि किसी चालक तार में, देखो रूपरेखा बताना जरूरी है। डायरेक्ट हम रेक्टाफिकेशन वाला काम करना शुरू कर दें तो बोलो सर ये रट के आओ, रट के बोलते चले जा रहे हो। समझना जरूरी है कि एक चालक तार से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसकी अवधारणा मिल गई। चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन कैसे होता है, इसकी भी अवधारणा मिल गई। अब बायो सेवर्ट साहब 1820 की भी बात है कि भाई 1820 में ऑरस्टेड साहब बताए, 1820 में बायो सेवर्ट ने भी अपना नियम दे दिए कि भाई साहब हम इस नियम के आधार पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है उसका मान हम निकाल सकते हैं। कुछ समझ में आया कि नहीं? देखो बच्चों, बड़े प्यार से 1820 में ही दो फ्रांसीसी भौतिकविद जीन बायो बैप्टिस्ट, है ना, देखो नाम भी अजीबोगरीब बच्चों, बैप्टिस्ट, है ना, एवं फेलिक्स सेवर्ट ने धारावाही चालकों में निकट चुंबकीय क्षेत्र के मापन के लिए एक नियम प्रतिपादित कर दिए। मतलब उनका कहना यह हुआ कि हमारे पास एक चालक तार है भाई, हमारे पास एक चालक तार है, एक चालक तार है, इसको अपन नाम दे देते हैं एक्स वाई। ठीक है, अब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं बच्चों आई, क्या आई, तो इससे कुछ दूरी पर हम कहते हैं एक बिंदु P है, वो दूरी R है बच्चों, है ना। हमने कहा कुछ दूरी पर एक बिंदु P है, इस पर कितना तीव्रता होगा बच्चों? तो इसके लिए एक नियम प्रतिपादित किया गया जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिक थे, एक जीन बायो बैप्टिस्ट और दूसरे फेलिक्स सेवर्ट। ठीक है बच्चों, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा हम ये मान के चलते हैं कि माना हमारे पास एक्स वाई एक चालक तार है, इसमें एक अल्पांश की कल्पना कर लेते हैं बच्चों। ये अल्पांश डीएल है, ये अल्पांश क्या है बच्चों? डीएल है। ये अल्पांश कितना है? डीएल है। और इसमें धारा कितना बह रहा है बच्चों? धारा जो है आई बह रहा है। ठीक है, धारा
मान लीजिए ऊपर की ओर चल रहा है, ठीक है। अब यहां पे जो कोण है बच्चों, इन दोनों के बीच जो कोण है वो थीटा है। तब इन्होंने क्या बताया कि भाई साहब, यदि हम किसी चालक पर विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उससे r दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र है ये आपके चालक तार के लंबाई के समानुपाती होगा। कितना दूरी है उस पर भी डिपेंड करेगा, इनके बीच कोण कितना है उस पर डिपेंड करेगा, और इसमें कितना धारा बह रही है इस पर डिपेंड करेगा। चार चीजों पर डिपेंड करता है बच्चों। एक तो सीधे सीधे चालक तार की लंबाई, जैसे अल्पांश के कारण हम निकाल रहे हैं तो यहां पर बच्चों अल्पांश के कारण अल्प चुंबकीय क्षेत्र निकल कर आएगा। कितनी दूरी है इस पर डिपेंड करेगा, इस चालक तार में कितना धारा बह रहा है इस पर डिपेंड करेगा, और कोण के ज्या के समानुपाती होता है, इन चार चीजों पर निर्भर करेगा। तो हम मान के चलते हैं कि माना एक्स वाई एक चालक है बच्चों जिसमें विद्युत धारा आई प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है। चलिए हम यहां पर थोड़ा सा माना लेकर चलते हैं बच्चों, क्योंकि माना लिखना ही पड़ेगा। गणितीय व्याख्या के लिए अपन यहां पर थोड़ा करेंगे कि माना क्या लिखोगे सर, माना एक्स बाई एक चालक तार है, एक चालक एक्स बाई एक चालक तार है, ठीक है प्यारे बच्चों, जिसमें आई धारा, हम जितना धारा प्रवाहित कर रहे हैं बच्चों, आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। चालक में एक अल्पांश ए बी है बच्चों, यहां पर हम ए बी दे देते हैं अल्पांश, इसको बिंदु दे देते हैं ए, ऐसा कर लो आप। एक अल्पांश ए बी है बच्चों, ए दे दो और यहां पर बी, ठीक है। एक अल्पांश ए बी, एक अल्पांश ए बी है जिसकी लंबाई कितना है बच्चों, जिसकी लंबाई डीएल है ना, कितना है डीएल है। अल्पांश से आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, क्या बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र डीबी, ये चीज हमको निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र डीबी। पहला तो बच्चों हमने बोला कि चार चीजों पर निर्भर करेगा, धारा कितना बह रहा है, अल्पांश की लंबाई कितनी है प्यारे बच्चों, ठीक है, कितनी दूरी पर स्थित है बच्चों, कितनी दूरी पर स्थित है, और बीच के कोण कितना है। तो पहला आप लिखोगे चालक में प्रवाहित धारा के, जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों, चालक में प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती अर्थात प्यारे बच्चों, अर्थात जो डीबी है वो अनुक्रमानुपाती आई के। लो भाई स्क्रीनशॉट लो। हम बोल रहे हैं कि सीधा सीधा चालक तार की लंबाई पर डिपेंड, अल्पांश के कारण बच्चों कितना धारा बह रहा है। दूसरे नंबर पे लिखेंगे बच्चों चालक तार का जो अल्पांश है यानी लंबाई है बच्चों, यानी अल्पांश है ना, के सीधा सीधा समानुपाती होगा। दूसरा नंबर लिखेंगे चालक के अल्पांश जो हमने डीएल है बच्चों के अनुक्रमानुपाती, अर्थात जो आपका अल्प है चुंबकीय क्षेत्र बच्चों वो समानुपाती होगा डीएल की। फिर सर तीसरे नंबर की बात करें तो साइन थीटा के
अनुक्रमानुपाती। अर्थात जो डीबी है बच्चों, जहां थीटा क्या है, जहां थीटा क्या है बच्चों, जो अल्पांश है, अल्पांश हमने कहा कि जो अल्पांश है और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच कोण है बच्चों। जहां थीटा मैंने बता दिया कि जहां थीटा जो है वो अल्पांश, और आप लोगों को बताया भाई कि अल्पांश है। एक चीज यहां पर देखो, ये जो थीटा मैंने कहा अल्पांश है बच्चों, ये चालक तार है, और बिंदु P को जो मिलाने वाली रेखा इन दोनों के बीच का कोण है बच्चों। अच्छा, अब जो आपका बच्चों है ना, तीसरा नंबर हो गया। अच्छा, चौथा नंबर जो है बच्चों, चौथा नंबर है, देखो चालक तार से दूरी कितना बच्चों, ये दूरी r है, इसके अल्पांश से जो दूरी है बच्चों r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब r स्क्वायर बच्चों, ये आपका व्युत्क्रमानुपाती की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, ये चीज है बच्चों। तो आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि सर आपका जो बिंदु P से जो दूरी है बच्चों r, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्या लिखे कि जो आपने अल्पांश की बात करी थी बच्चों, अल्पांश को हम धारा अवयव के नाम से भी जानते हैं। अल्पांश की बिंदु, अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अर्थात जो dB है बच्चों, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। उपरोक्त चारों को मिलाकर लिखने पर, उपरोक्त चारों को मिलाकर लिखने पर तो जब चारों को मिलाएंगे तो आपने कहा सर धारा के समानुपाती, अल्पांश के समानुपाती, बीच के कोण के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, चारों को मैंने मिला दिया। तो समानुपाती था तो सीधा समानुपाती, जो व्युत्क्रम है तो व्युत्क्रमानुपाती, बस यही तो करा। पहले नंबर में भाई धारा के समानुपाती, दूसरा अल्पांश के समानुपाती, तीसरा उनके बीच के कोण के ज्या के समानुपाती, और चौथा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती बच्चों। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा समझिएगा, हम जब समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लगता है प्यारे बच्चों। यहां पे कर दें तो आपका डीवी, सर यहां पे मत करो, एक काम करो नेक्स्ट पेज ले लो। जब समानुपाती हटाते हैं बच्चों, तो समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है, आई डी एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। जहां बच्चों, जहां के एक क्या है, समानुपाती, समानुपाती क्या है बच्चों, नियतांक है। समानुपाती नियतांक है। अब एक चीज यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज याद करना पड़ेगा, एक चीज याद करना पड़ेगा, किंतु वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए जो k का मान है ना बच्चों, म्यू नॉट अपान 4 पाई होगा।
और म्यू आपेक्षिक चुंबक चुंबकशीलता है बच्चों यहां पर। तो चुंबकशीलता का जो मात्रक होता है वो टेस्ला, इससे होगा डीबी का होगा टेस्ला। ठीक है बच्चों, एक आर से आर कट गए तो मीटर बचेगा, इस पर हम चर्चा कर लेंगे। पर आई का एम्पियर। आप लोगों को लगेगा कि सर ये समझ में नहीं आया, चलो बताता हूं मैं। एम्पियर, इसका इकाई मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल आप परेशान मत होना कि म्यू नॉट का इकाई क्या होता है। और इसको अपन एक समीकरण दे देते हैं बच्चों, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से dB बराबर बता दो जरा, K का मान कितना रखेंगे सर? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। जी हां भाई साहब, ये आपका एक थ्योरम निकल कर आ गया बच्चों। ठीक, ये आपका थ्योरम निकल कर आ गया, ये आपका थ्योरम निकल कर आ गया। सर इसका इकाई कितना हो जाएगा? तो टेस्ला। तो समीकरण 1 था बच्चों, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर। इसको थोड़ा याद करना पड़ेगा भाई कि निर्वात के लिए के का मान अपन म्यू नॉट अपन 4 पाई रखेंगे। परेशान मत हो, आप सोचोगे कि कहानी खत्म हो गया, नहीं भाई अभी ट्विस्ट आएगा, अभी लंबा चौड़ा ट्विस्ट आएगा, है ना। और बाकी जो बच्चे नोट्स लेते हैं तो नोट्स के लिए कॉन्टेक्ट नंबर आपको, यदि कोई बच्चा नोट्स लेना चाहता है तो नोट्स के लिए कॉन्टेक्ट नंबर ये है भाई, 96 85 29 91 49। और प्यारे बच्चों, नोट्स लेने के लिए आप ऑल टाइम कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। जैसे अभी वीडियो बना रहा हूं तो 3 कॉल आ चुके हैं तो मैं रिसीव नहीं कर पाता हूं, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप में आप लोग जानकारी ले सकते हैं इस पर कॉल करके। ओके बच्चों, तो मात्र 100 रुपए के चार्ज हैं, मतलब 100 रुपए लगते हैं, ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं बच्चों, बहुत कठिन है नहीं भाई, थोड़ा सा आप लोगों को समझना जरूरी है बस। ठीक, देखना। ठीक है भाई, ये जो म्यू नॉट का मान कितना होता सर? बहुत ही लंबा है भाई, बहुत ही लंबा है। ठीक है, म्यू नॉट बराबर होता है, इसके जगह ऐसा भी रख सकते हैं बच्चों, म्यू नॉट का मतलब होता है 4 10 टू द पावर -7 इंटू 4 पाई। ठीक है बच्चों, ये म्यू नॉट का आपने इकाई पढ़ लिया है, कितना? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, इसका वैल्यू समीकरण 2 में रखो, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से बच्चों तो यहां पर रखेंगे मान dB बराबर म्यू नॉट की जगह 10 घात -7 इंटू 4 पाई, बाकी नीचे 4 पाई है ऑलरेडी। और बच्चों कितना हो जाएगा? आई dl साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। अब बच्चों यहां पे यदि आपसे हम कह दें कि थोड़ा सा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर दो तो कितना बचेगा? तो बोलोगे सर यहां पे जो बचने वाला है, यहां पे जो बचने वाला है बच्चों, dB बराबर कितना बचने वाला है? तो बोलोगे सर 10 का घात -7। ठीक है, आई dl साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, है ना। यदि किसी बच्चों को प्रॉब्लम हो तो बताओ भाई, इतना सिंपल है कि हर बच्चा इसे कर सकता है, हर बच्चा इसे कर सकता है। और यही बच्चों आपका बायो सेवर्ट का नियम है, इसके अलावा आगे मत करना एग्जाम में। यही बायो सेवर्ट का नियम है, यही बायो सेवर्ट का नियम है। अब इसका हम सदिश रूप, बात अलग है, सदिश रूप करेंगे, बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इसका हम सदिश रूप करेंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो, इसका हम सदिश रूप करेंगे थोड़ा सा। इसके बाद इसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे और आपको होमवर्क भी देंगे बच्चों। फिलहाल 2-3 पेज में कहानी खत्म हो जाता है बायो सेवर्ट का नियम, यूं चीजें ही आपको क्लियर हो जाएगी बच्चों। चलिए शुरू करते हैं बच्चों इसके आगे की कहानी। आपने बायो सेवर्ट का नियम समझ लिया बच्चों कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये चीज तो आपने बढ़िया तरीके से समझ लिया कि भाई बायो सेवर्ट का नियम कितना है। बायो सेवर्ट का नियम, बायो सेवर्ट का नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि भाई किसी
धारा मतलब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो म्यू नॉट अपान 4 पाई, ठीक है बच्चों, आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर इसके बराबर होता है। ठीक है, इसका सदिश रूप करना चाहते बच्चों। देखो बच्चों, हम यदि आपसे कह दें कि मान लीजिए ए क्रॉस बी बराबर होता है, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा होता है बच्चों, तो यदि मैं कह दूं कि आई क्रॉस डी एल बराबर कितना होगा, तो बोलोगे सर आई डी एल साइन थीटा होता है कि नहीं होता है। इसलिए बच्चों आई डी एल साइन थीटा की जगह आइडियल साइन थीटा की जगह आइडियल साइन थीटा की जगह बच्चों आई क्रॉस डीएल कर दें, ये दोनों, और भाई साहब आर स्क्वायर, ये चीज कर सकते हो। लेकिन दिक्कत है ना सर, दिक्कत ये है कि धारा हमारा सदिश राशि है नहीं, तो फिर क्या करेंगे, इसके लिए अपन को कुछ सोचना पड़ेगा। इसके लिए अपन को कुछ सोचना पड़ेगा, इसके लिए अपन को कुछ सोचना पड़ेगा। सोचने के लिए हम आपको थोड़ा सा बताएंगे। देखो बच्चों, यदि मैं कह दूं कि आर कैप बराबर, बोलोगे सर वेक्टर आर बटा मॉड ऑफ आर, या कि वेक्टर आर बटा आर, इसको सदिश फॉर्म में जोड़ेंगे तो इस तरीके से अपन को लेना पड़ेगा। थोड़ा समझिएगा बच्चों, थोड़ा समझिएगा, बहुत सिंपल है। या कि आप ऐसा कर सकते थे, ये फार्मूला वही चीज है, थोड़ा सा मैं यहां पे क्लीन करता हूं, क्योंकि इस धारा आपका अदिश राशि है तो धारा के फॉर्मेट में तो कर नहीं सकते हैं। यदि मैं इसको थोड़ा सजाना चाहूं, थोड़ा सा सजाना चाहूं, तो डीबी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई बच्चों, और कुछ नहीं, आई बाहर ले लो, एक आर अंदर गुणा कर दो। आर को गुणा यदि हम करेंगे तो सर एक आर आपने एक्स्ट्रा ले लिया है तो आर क्यूब हो जाएगा बच्चों, आर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर क्यूब। तो यहां पर यदि आप सदिश रूप में करोगे तो अब बढ़िया सा अरेंजमेंट हो जाएगा। अरे यार गलत हो जाता ना, क्योंकि धारा अदिश राशि है ना, इसलिए नहीं कर सकते हैं। तो ये ब्रैकेट के बाहर करो और डी एल क्रॉस आर, अब ये हो जाएगा बच्चों आपका बटा आर क्यूब। ये आपका सदिश रूप है। ये क्या है बच्चों, सदिश रूप है। क्या है, सदिश रूप है। ठीक है, ये आपका सदिश रूप है। ये आप बच्चों आपका क्या है, सदिश रूप है। ठीक है, यदि किसी बच्चों को प्रॉब्लम है तो ये आपका सदिश रूप, भाई ये आपका सदिश रूप है। ठीक, यहां पर लिख देता हूं बच्चों सदिश रूप, सदिश रूप। ठीक बच्चों, ये कभी यदि ऑब्जेक्टिव आ जाए तो ये सदिश रूप है, इसे आप लोग हाँ नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो भी चलेगा, करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो भी चले जाएगा। अब बच्चों फटाफट कर लेते हैं बायोसेवर्ट की विशेषताओं के बारे में। फटाफट 2 मिनट का काम और है बायोसेवर्ट की विशेषताओं के बारे में, है ना, इसके नियम की विशेषताओं के बारे में बच्चों। तो फटाफट यहीं पे चर्चा यदि कर लें तो पहला जो है बच्चों, ये आपके कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। देखो बच्चों, ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है ना, तो पहला जो पहला है बच्चों, यह कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, नियम का पालन करता है। चलो सर, ठीक। दूसरा चीज ये है बच्चों, दूसरा चीज, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री आ जाए, थीटा बराबर 0 डिग्री आ जाए तो डीबी बराबर कितना होगा बच्चों, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन 0 बटा आर स्क्वायर, और साइन 0 का मान 0 होता मतलब 0 हो गया। जब थीटा 0 डिग्री आ जाए, थोड़ा समझना, 0 डिग्री आ जाए मतलब बिंदु कहां पर है बच्चों, क्योंकि भाई चुंबकीय क्षेत्र यहां पर बिंदु पी पर है नहीं, तो इसका मतलब ये आया चुंबकीय क्षेत्र 0 आ गया बच्चों, तो यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बिंदु पी है वो चालक तार पे ही कहीं पे है, क्योंकि भाई आपको ये बताया गया कि थीटा बराबर 0 है, कोण बना ही नहीं रहा बच्चों। अब जब कोण नहीं बना रहा है तो मतलब धारावृत्त अक्ष पर ही किसी बिंदु पर स्थित है बच्चों, क्योंकि अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है ना। चीजें क्लियर है बच्चों, है ना, समझ में आया, नहीं आया सर, नहीं आया। मैं ये कह रहा हूं कि ये थीटा 0 हो जाए, थीटा 0 का मतलब है बिंदु P यहीं पे आ जाए,
ठीक है, बिंदु P जहां पे हम ले रहे हैं वहीं पे आ जाए बच्चों। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं कि थीटा बराबर 0 डिग्री, यानी यहां पर यह निष्कर्ष निकला कि जब बिंदु थीटा 0 कब होगा, जब बिंदु P अक्ष पर हो, चालक के अक्ष पर हो बच्चों, चालक के अक्ष पर हो, थोड़ा सा इसको और, जब बिंदु P चालक के अक्ष पर हो, है ना, जब अक्ष पर होगा तो चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाएगा। इससे निष्कर्ष निकलेगा अतः चालक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य, ऐसा लिख दो सर, शून्य होगा। जब बिंदु मान लीजिए चालक के अक्ष पर ही है बच्चों, तो चालक के अक्ष पर, चालक के यदि अक्ष पर हम बात करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा। ठीक है, ये दो बिंदु हो गए बच्चों। तीसरा पॉइंट यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए बच्चों, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री मतलब चालक तार ऐसा बच्चों, इसके लंबवत बिंदु P है, यहां पर कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए। जब 90 डिग्री होगा बच्चों तो dB बराबर कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई dl साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। थीटा कितना रखेंगे बच्चों 90 डिग्री, तो यहां पर थीटा कितना रखेंगे 90 डिग्री, तो यहां पर अपन रख देंगे 90 डिग्री, और साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, तो इसका मान आएगा बच्चों म्यू नॉट अपान 4 पाई आई dl बटा आर स्क्वायर। यानी ये हम कह सकते हैं कि किसी चालक तार के लंबवत किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान सर्वाधिक होता है। लंबवत किसी भी बिंदु पर बच्चों चुंबकीय क्षेत्र का मान सर्वाधिक होता है। यहां पर देखो ये जो चुंबकीय क्षेत्र निकल कर आया बच्चों, ये है कि भाई साहब हमने चालक तार के लंबवत कोई बिंदु ले लिया, यहां पे 90 डिग्री कोण बन जाए बच्चों, ये चालक तार है और ये बिंदु P है, इसके बीच 90 डिग्री कोण बन जाए तो भाई साहब यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अधिकतम होता है। तो यहां पर बच्चों यदि आप लिख सकते हैं तो लिख लेना कि अर्थात चालक तार के लंबवत किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम होता है। क्या होता बच्चों, अधिकतम होता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, अधिकतम होगा। चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा बच्चों, अधिकतम होगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होगा। ये 3 पॉइंट आपके हो गए। एक और पॉइंट है बच्चों, सिंपल है। एक पॉइंट ये है कि भाई साहब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है, मैं तीसरा पॉइंट आपको बता देता हूं कि जैसे मैंने कहा कि ये आपका बच्चों, ये आपका अल्पांश है और ये बच्चों आपका वो बिंदु है जहां पर हमें तीव्रता निकालनी है। तो यदि इसमें चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन की बात करें तो हमेशा बच्चों इस चालक तार के लंबवत ही होगा। ठीक है, ये अक्ष है बच्चों, ये अक्ष है या चालक तार है, इनके लंबवत ही चुंबकीय क्षेत्र होता है। बस ठीक है, चीजें क्लियर। इसके अलावा हम ज्यादा कुछ भी नहीं समझाएंगे। यहां पर आप लोगों से हम एक उम्मीद करते हैं, होमवर्क देते हैं कि बायो सेवर्ट का नियम, यदि आप लोग नोट्स लिए होंगे तो नोट्स में भी होगा बच्चों, बायो सेवर्ट के नियम और कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम, यानी कूलाम का जो नियम है, इन दोनों की तुलना आप लोगों का होमवर्क है। और जो बच्चे नोट्स नहीं लिए हैं तो मात्र 100 रुपए चार्ज लगता है बच्चों। बायो सेवर्ट का नियम मैंने करा दिया, इससे ज्यादा कुछ करना भी नहीं है आप लोगों को। ठीक है, बड़ा सिंपल है यार, बड़ा सिंपल है, लेकिन टाइम तो लग ही गया है। लेकिन उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर भी हो गई होगी, है ना बच्चों। चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।